नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। शुरू करते हैं अब तक की सुर्खियां। बिहार में नीतीश कैबिनेट के 31 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हो गया। 31 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। भाजपा का दामन छोड़ तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में आने वाले नीतीश कुमार की कैबिनेट के नए मंत्रियों ने राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने सबसे पहले 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। आज आरजेडी कोटे से 16, जेडीयू से 11 और कांग्रेस के 2 मंत्रियों जबकि हम पार्टी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। सबसे पहले विजय कुमार चौधरी, तेज प्रताप यादव, विजेंद्र यादव, आलोक मेहता और आफाक आलम को शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, सुरेंद्र यादव, लेसी सिंह और रामानंद यादव, मदन सहनी, ललित यादव, संजय झा, संतोष सुमन और कुमार सरजीत, शीला मंडल, सुनीता सिंह, सुमित सिंह, सुनील कुमार चंद्रशेखर और समीर महासेख, अनीसा देवी, सुधाकर सिंह, मोहम्मद जमा खान, जितेंद्र राव, जयंत राज जैसे विधायक शामिल हैं। कार्तिक सिंह, मुरारी प्रसाद, शाहनवाज आलम ने भी शपथ ली। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी एवं निर्वाचन विभाग, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, नगर विकास और आवास तथा ग्रामीण कार्य विभाग रखा गया है। जनता दल यूनाइटेड के 11 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें से विजय कुमार चौधरी के पास वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य विभाग रहेगा। विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा, योजना, विकास विभाग रहेगा। अशोक चौधरी के पास भवन निर्माण, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, मदन सहनी समाज कल्याण, संजय कुमार झा जल संसाधन एवं सूचना और जनसंपर्क विभाग देखेंगे। शीला कुमारी परिवहन, सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन, जयंत राज लघु जल संसाधन, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के 16 मंत्री बनाए गए हैं। तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बेटे हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का विभाग देखेंगे। आलोक कुमार मेहता राजस्व और भूमि सुधार, सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता, रामानंद यादव खान और भूतल, कुमार सरबजीत पर्यटन, ललित कुमार यादव को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया गया है जबकि समीर कुमार महासेठ को उद्योग दिया गया है। चंद्रशेखर शिक्षा विभाग देखेंगे। अनीता देवी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग देखेंगे। जितेंद्र कुमार राय कला, संस्कृति और युवा विभाग देखेंगे। सुधाकर सिंह को कृषि विभाग दिया गया है जबकि कार्तिक कुमार विधि यानी लॉ मिनिस्टर होंगे। सुधाकर सिंह को कृषि विभाग दिया गया है जबकि कार्तिक कुमार विधि, समी अहमद गन्ना उद्योग, शहनवाज आपदा प्रबंधन, सुरेंद्र राम श्रम संसाधन, मोहम्मद इसराइल मंसूरी को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के 2 मंत्री बनाए गए हैं। इनमें मोहम्मद आफाक आलम हैं जिनको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया है जबकि मुरारी प्रसाद गौतम को पंचायती राज विभाग का जिम्मा दिया गया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 मंत्री संतोष कुमार सुमन को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में 1 निर्दलीय विधायक भी शामिल किए गए हैं, सुमित कुमार सिंह, जिनको मुख्यमंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा सौंपा है। इधर नीतीश कैबिनेट विस्तार पर भाजपा नेता सुशील मोदी ने कटाक्ष किया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार की कैबिनेट का आज विस्तार होने के साथ विपक्ष हमलावर हो गया है। 31 नए मंत्रियों वाली कैबिनेट को लेकर भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने हमला बोला है। सुशील मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि बिहार में 13 मंत्री केवल MY समीकरण से बनाए गए हैं। उनका आरोप है कि यह सरकार MY समीकरण पे तैयार की गई है। सुशील मोदी ने कहा कि वैश्य समुदाय से बस 1 को मंत्री बनाया गया है जिसकी बिहार में इतनी बड़ी आबादी है। इसके अलावा तेली, कानू समुदाय से भी कोई मंत्री नहीं बनाए गए हैं। भाजपा नेता ने उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी इस पार्टी ने
अपमानित किया है क्योंकि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। वहीं कानिकुल ब्राह्मणों से भी कोई मंत्री नहीं है और मैथिल ब्राह्मण से भी एक मंत्री नहीं होने का उन्होंने आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने कहा कि राजपूत और कायस्थ से नाम मात्र को ही मंत्री बनाया है। सीएम नीतीश ने चालाकी से दोनों विभाग, गृह और वित्त, जो सबसे प्रमुख विभाग होते हैं सरकार के लिए, खुद की पार्टी के पास रख लिया है, जबकि 5 मंत्रालयों का झुनझुना डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पकड़ा दिया है। दूसरी तरफ भाजपा नेता के इस आरोप पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा जात पात और धर्म की राजनीति करती है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस मंत्रिमंडल में A to Z है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में सवर्ण, पिछड़े और दलित हैं, कोई नहीं छूटा है। इसमें 6 दलित और 6 सवर्ण भी हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि यह गंदी राजनीति है और बिहार के लोग जात पात को पीछे छोड़ चुके हैं। हम लोग जुमला पार्टी नहीं हैं। जब से सरकार से बीजेपी गई है तब से रोजगार की बात हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि उन लोगों से सवाल किया जाना चाहिए जो 2 करोड़ हर साल नौकरी की बात करते रहे हैं और यह वायदा किया गया था। हम लोग तो काम पूरा करेंगे ही। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह बिहार के गरीबों की सरकार है। हम अपने वायदों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। जब से नई सरकार बनी है, रोजगार और विकास की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दलितों सहित सभी जातियों के लोग हैं। अंबानी परिवार को अफजल गुरु के नाम से धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने उसे 20 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। देश के प्रमुख उद्योगपति मुकेश अंबानी के रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में आतंकी अफजल गुरु बनकर फोन करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। खबर है कि विष्णु भौमिक नाम के इस आरोपी ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। सोमवार को विष्णु ने रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में 9 बार फोन करके यह धमकी दी थी। धमकी की जानकारी अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को दी और पुलिस ने फौरन आरोपी को ढूंढ निकाला, तत्काल प्रभाव से लोकेट कर दहिसर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि आरोपी ने आतंकी अफजल गुरु का नाम लेकर फोन किया था और उसने अफजल गुरु के बारे में पढ़ा है, उसके जीवन के बारे में पढ़ा है और उससे संबंधित जो घटनाएं देश में हुई हैं उसको भी उसने पढ़ा है। इसी वजह से उसने अफजल गुरु के नाम से फोन किया था। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि उन्हें जांच करना है कि आखिर इसने अफजल गुरु का नाम क्यों लिया, इसने खुद को अफजल गुरु क्यों बताया। पुलिस जांच कर रही है कि क्या इसके साथ और भी लोग शामिल हैं। बताया जाता है कि आरोपी विष्णु की दक्षिण मुंबई में एक ज्वेलरी की दुकान है। मुंबई के झवेरी बाजार में हुए बम धमाके में उसकी दुकान को काफी नुकसान पहुंचा था। दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ बिहार बीजेपी कोर कमेटी ने किया मंथन। बिहार की राजनीति में हुए बदलाव के बीच बीजेपी नेतृत्व ने आज दिल्ली में मंथन किया। जनता दल यूनाइटेड के एनडीए से अलग होने और राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो चली है और आज बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इससे इस बैठक की अहमियत का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा बिहार बीजेपी के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे। इस बैठक में सम्राट चौधरी, भिखुभाई दसलानिया, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, अश्विनी चौबे, मंगल पांडे, जनक राम, किशोर यादव, रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को भी बुलाया गया था। खबर है कि इस बैठक में विपक्ष की भूमिका और उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे, बिहार बीजेपी के एक नए प्रमुख का चयन, विधानसभा और विधान परिषद में एलओपी यानी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके चयन और पार्टी के प्रमुख पर चर्चा की गई।
पार्टी नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की भावी रणनीति पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 9 अगस्त को राजग से नाता तोड़ने के बाद बिहार बीजेपी की ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ पहली बैठक थी। अर्धसैनिक बलों के जरिए ट्रकों में भरकर बीजेपी मुख्यालय जाता है पैसा। जी हां, यह आरोप राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लगाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर चौंकाने वाला आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने दफ्तरों में अवैध पैसा लाने के लिए अर्धसैनिक बलों की ट्रकों का उपयोग करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां भी बीजेपी की सरकार होती है वहां अर्धसैनिक बल या पुलिस की ट्रक पार्टी के मुख्यालय में जाते हैं और ट्रकों में पैसा भरकर लाते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब महाराष्ट्र में सरकार कोई आलू प्याज के दाम से नहीं बदली है, बल्कि नोटबंदी के बाद जो 500 और 1000 के नोट बंद कर 2000 के नोट लाए गए, जो कम जगह घेरते हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने इस नोट को चालू कर अर्धसैनिक बलों के जरिए ट्रकों में भरकर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इसी पैसे के माध्यम से देश में सरकारें गिराने का षड्यंत्र चलता है। सीएम गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंतिम विजय कांग्रेस की ही होगी। सीएम गहलोत जयपुर में शहीद स्मारक पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए इस गंभीर आरोप पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सीएम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। सीएम गहलोत द्वारा ऐसे बयान देकर देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बलों व पुलिस के जवानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जयपुर में शहीद स्मारक पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने जो कुछ भी कहा वह सर्वथा गलत है, तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी वाले क्या करते हैं, यह सीएम गहलोत कहते हैं कि यह बीजेपी वाले क्या करते हैं मालूम है आपको? यह अर्धसैनिक बलों या पुलिस बलों को पकड़ते हैं जहां जहां उनकी सरकार रहती है, उन्हें ट्रक में अवैध पैसे लाने को कहते हैं और पैसे लाते हैं और उसे बीजेपी के दफ्तर के पिछले हिस्से में ले जाते हैं, फिर बस से उतार कर अंदर पहुंचाते हैं। गाड़ी पुलिस की होती है, उसे पकड़े कौन, लेकिन असल में यह पैसे भरकर लाते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है देश के साथ, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, सच्चाई आपके साथ है। इस आरोप पर भारतीय जनता पार्टी ने उलट हमला बोला। उन्होंने कहा कि अर्धसैनिक बलों का दुरुपयोग करने का आरोप सरासर गलत है। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने गहलोत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी आदत के अनुसार बीजेपी शासित राज्यों में अर्धसैनिक बलों और पुलिस के सहयोग से ट्रकों में 2 नंबर का पैसा भरकर बीजेपी के दफ्तर में पहुंचाने का जो आरोप लगाया है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री ऐसे बचकाने बयान देकर देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बलों को, पुलिस के जवानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अगर मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा सबूत है तो वह सार्वजनिक क्यों नहीं करते, इतने दिन तक चुप क्यों बैठे हैं? पैरा मिलिट्री फोर्स हिंदुस्तान के सैन्य इतिहास के अंदर स्वर्णमय अक्षरों से लिखे जाने वाला त्याग का इतिहास उनका है। हमारे मुख्यमंत्री जी अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर बेबुनियाद बेआधार पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ बयान दे दिया। हद हो गई जब उन्होंने यहां तक कह दिया पैरा मिलिट्री फोर्सेस ट्रक में नोटबंदी के दरमियान नोटों को भरकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नोट पहुंचाने का काम करती है। प्रमाण है, सबूत है, तो इतने दिन तक चुप क्यों रहे? एक अपराध को
जनता के सामने नहीं रखना, एजेंसी के सामने नहीं रखना, ये भी तो अपराध है। मुख्यमंत्री जी ने बचकाना बयान दिया है। मैं समझता हूं ये उन सारे सैनिकों की शहादत को छोटा करता है जिन्होंने सेना में रहते हुए इस देश के लिए कुर्बानियां दी। मुख्यमंत्री जी को बेझिझक जल्दी से जल्दी अपने इस बयान को वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए और आइंदा इतने बड़े पद पर है, पद की गंभीरता को देखते हुए, पद के सम्मान को देखते हुए इस प्रकार के बचकानी बयान, बिना आधार के बयानों से मुख्यमंत्री जी को बचना चाहिए। मेरी उनको सलाह दी। टारगेट किलिंग पर कांग्रेस ने पीएम और गृह मंत्री से मांगा जवाब। कश्मीर नीति को लेकर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकी ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को गोली मार दी। इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर है। इस बीच कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर में एक और पंडित की हत्या पर पवन खेरा ने कहा कि समय आ गया है कि पीएम और गृह मंत्री अपनी कश्मीर नीति को लेकर देश को संबोधित करें और श्वेत पत्र जारी करें कि आखिर क्यों उनकी कश्मीर नीति विफल हो रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घर में फहराया, इससे घबराकर पाकिस्तानी आतंकवादी यह काम कर रहे हैं। कायर हैं आतंकवादी। पाकिस्तान कश्मीर में खूनी खेल खेलना चाहता है। इधर टारगेट किलिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के आईजीपी ने कहा कि महिलाओं, बच्चों, निहत्थे, पुलिस वालों और शहरी मजदूरों समेत निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर आतंकवादी घाटी में हमारे शांति लाने के प्रयास को नहीं रोक सकते हैं। कश्मीर के सभी 3 इलाकों में विशेष रूप से विदेशी आतंकवादियों के खिलाफ हमारे ऑपरेशन का एक साथ यह ऑपरेशन जारी रहेगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने गुजरात में आज छठा वायदा किया। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए छठा चुनावी वायदा किया है। आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता को शिक्षा की गारंटी दी है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि गुजरात में पैदा होने वाले हर बच्चे को मेरी तरफ से मुफ्त और अच्छी शिक्षा की गारंटी है। सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा और बड़े स्तर पर नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे। गुजरात के भुज में आयोजित एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की है। सीएम अरविंद केजरीवाल की ये एक महीने में 5वीं गुजरात यात्रा है। उन्होंने आगे कहा है कि सारे प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा। जिसने ज्यादा फीस ली हुई है उससे वापस कराएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल को नाजायज फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी स्कूल सरकार से अनुमति लेकर ही अपनी फीस बढ़ाने का निर्णय ले पाएंगे। साथ ही सभी कच्चे टीचर्स को गुजरात में पक्का किया जाएगा। नई वैकेंसी भी निकालेंगे। इसके अलावा किसी भी टीचर को पढ़ाने के अलावा कोई और सरकारी ड्यूटी नहीं दी जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाषणबाजी से देश नंबर 1 देश नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि बिना शिक्षा के भारत अमीर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि मेरी गारंटी है कि फ्री में अच्छी और मुफ्त शिक्षा दी जाए, जिसके सहारे ही देश को अमीर बनाया जा सकता है। कच्चे तेल के दामों में आ सकती है बड़ी गिरावट। आम लोगों को महंगाई से राहत मिलने के आसार। दरअसल मूडी एनालिटिक्स ने कहा है कि कच्चे तेल के दामों में बड़ी गिरावट आ सकती है। एशिया पैसिफिक को लेकर जारी की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते कच्चे तेल के दाम $120 प्रति बैरल तक चला गया, जो गिरकर अब $100 प्रति बैरल पर आ गया है। उन्होंने कहा है कि और ये ट्रेंड जारी रह सकता है। मूडीज संस्था के मुताबिक 2024 के अंत तक कच्चे तेल के दाम 70 बैरल
$70 प्रति बैरल तक, $70 प्रति बैरल तक नीचे आ सकता है। इससे पहले जुलाई में सिटी ग्रुप ने भी कच्चे तेल के दामों में बड़ी गिरावट की भविष्यवाणी की थी। सिटी ग्रुप ने कहा था कि 2022 के आखिर तक कच्चे तेल के दाम फिसल कर $65 प्रति बैरल तक आ सकता है। यह 2023 के आखिर तक दाम घटकर $45 प्रति बैरल तक आ सकता है। फिलहाल कच्चा तेल $95 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा है और इस संभावना के अनुरूप आने वाले समय में तेल की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है। 2024 के अंत तक आएगी महिंद्रा की XUV E9 इलेक्ट्रिक एसयूवी को महिंद्रा द्वारा कल लंदन में आयोजित हुए एक मेगा इवेंट में पेश की गई सभी इलेक्ट्रिक एसयूवी में से सबसे पहले XUV E9 और XUV E8 का प्रदर्शन किया गया। खासकर महिंद्रा की XUV E9 एक विशेष प्रोडक्ट है क्योंकि यह बिना डीजल पेट्रोल के चलने वाली XUV 700 का SUV कूप वर्जन है। एक खास डिजाइन में आने वाली XUV E9 का केवल इलेक्ट्रिक कार का वर्जन मौजूद होगा। इसका डिजाइन देखकर इसके XUV एरो कंसेप्ट पर बेस्ड होने का पता लगता है, जबकि पहले यह XUV कंसेप्ट पर आधारित था। महिंद्रा के अनुसार इस इलेक्ट्रिक कार को आधुनिक रूप में डिजाइन किया गया है। यह ईवी वास्तव में XUV 700 से बड़ी और लंबी है, जिसकी लंबाई 4790 mm, चौड़ाई 1905 mm और ऊंचाई 1690 mm है। इसके फ्रंट पर एक बड़ा ही सी शेप्ड हैंडलिप इसके लुक को शानदार बनाता है, जबकि ग्रिल एरिया को बॉडी कलर में ही डिजाइन किया गया है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं से परेशान हैं लोग। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बने दबाव के कारण दिल्ली और हरियाणा के कुछ हिस्सों में मंगलवार को हल्की बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर चलता रहा। तेज हवाओं का यह सिलसिला कुछ दिनों से लगातार जारी है। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। यह दबाव शनिवार को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था, लेकिन इसके बाद देखते ही देखते यह मध्य भारत में फैल गया। इसके कारण ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश भी हुई है। भारत मौसम विभाग की माने तो आज पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में 20 से 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी। आईएमडी के चक्रवात प्रभारी आनंद दास ने कहा है कि दबाव का क्षेत्र इस समय कोटा के ऊपर बना हुआ है, जो राजस्थान का प्रमुख शहर है। यह 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आईएमडी की माने तो इसके जल्द कमजोर होने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए मंगलवार को भी तेज हवाओं का दौर चलता रहा। दबाव का यह क्षेत्र जैसलमेर की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके कारण मुख्य रूप से दिल्ली और हरियाणा में बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं, जिसका नजारा मंगलवार को भी देखने को मिला। दास ने आगे कहा कि अरब सागर की तरफ से बहुत अधिक नमी आ रही है, जो इस दबाव को और ताकत दे रही है। दिल्ली में कोरोना से हर दिन हो रही है 8 से 10 मौतें। दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। बीते कुछ दिनों में हर दिन 2000 या उससे ज्यादा नए मामले आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मौत का आंकड़ा चिंता और बढ़ाने वाला है। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में हर दिन औसतन 8 से 10 मरीजों की मौत हो रही है। वहीं कोरोना से संक्रमित लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में भी दिल्ली में इजाफा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी से कोविड नियमों के पालन करने की अपील करता हूं। हम कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि देख रहे हैं। लगातार उच्च संक्रमण दर और लोग दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। यह बेहद जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि महामारी अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं सबसे अपील करता हूं कि लोग कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करें। यह सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बेहद आवश्यक है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना से रिकवरी की
दर तो अच्छी है, लेकिन मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी आई है। 9,000 से अधिक बिस्तरों पर इस समय मरीज भर्ती हैं। इस समय 2,129 आईसीयू बेड में से 20 पर मरीज भर्ती हैं, वहीं 65 मरीज वेंटिलेशन पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है। दिल्ली ने सोमवार को कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,227 नए मामले सामने आए थे। 14 अगस्त को कोरोना की 2,162 नए मामले सामने आए थे। इस दौरान 5 मरीजों की मौत हुई थी। वहीं शनिवार को दिल्ली में कोरोना के 2,031 नए मामले सामने आए थे, जबकि 9 मरीजों ने अपनी जान गंवाई थी। गुरुग्राम में स्वीडन के इंका सेंटर्स के आइकिया प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को गुरुग्राम में स्वीडन के इंका सेंटर्स के उत्तर भारत में पहले आइकिया मिक्स्ड यूज कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर इसके निर्माण का शुभारंभ किया। लगभग 3500 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले मिश्रित उपयोग वाले इस आइकिया प्रोजेक्ट का निर्माण गुरुग्राम के सेक्टर 47 में किया जा रहा है। स्वीडन के भारत में राजदूत क्लास मिलिन भी इस मौके पर उपस्थित थे। इनके अलावा आइकिया इंडिया की सीईओ सुसाने पुलवेरर, इंका सेंटर से जैन क्रिस्टेनसन तथा उनकी टीम के सदस्य, HSIIDC व डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के भी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद थे। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कर्म की भूमि रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इंका सेंटर्स और आइकिया प्रोजेक्ट का हरियाणा में आने पर रोजगार की संभावना बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट उत्तर भारत तथा इस क्षेत्र के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विश्व स्तरीय रिटेल एवं लेजर गंतव्य होगा। इससे निवेश के साथ साथ रोजगार और व्यापार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को संभव बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठा चुकी है। उसका अब प्रतिफल देखने को मिलने लगा है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए हमारी विकास योजनाओं का एक और प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में इंका सेंटर्स की ओर से 3500 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यहाँ पर बेहतरीन रिटेल वर्क स्पेस और सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए भी स्पेस उपलब्ध होंगे। इस प्रोजेक्ट से लगभग 2500 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेंगे, जबकि अप्रत्यक्ष तौर पर भी बड़े पैमाने पर रोजगार उत्पन्न होने की संभावना है। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर दिन हम पूरे दिन की खास खबरों के साथ हाजिर होते हैं। इसमें आपका सहयोग और समर्थन बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे अपील है कि हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।